Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 18th of August 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. From today onwards you will also get analysis of the Hindu which will be provided by another faculty member. If you are interested you can watch that too. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर पुरी अनाउंसेस हाउसिंग फॉर रोहिंग्या, होम स्टेप्स इन टू से नो सच मूव। तो कल यहाँ पर लगभग 7:30 के करीब यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ये अनाउंस करते हैं कि ये जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं उनको दिल्ली में बाकरवाला एरिया में EWS फ्लैट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्विटर पे क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये क्लियर करती है कि ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जाएगा और जो रोहिंग्याज हैं उनको यहाँ पर डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा जब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाता है। In a Twitter post at 7:32 a.m. in which he tagged the Prime Minister's office, Puri said, India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision, ये डिसीजन लिया गया है कि जो भी रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा टू EWS फ्लैट्स इन बाकरवाला एरिया ऑफ दिल्ली। उनको वहाँ पर यहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, दिल्ली पुलिस की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। अब बेसिकली उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उससे यहाँ पर एक ट्वीट आता है कि ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। व्हेन हरदीप सिंह पुरी, यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, announced Wednesday that the Rohingya refugees living in Delhi would be provided housing and police security, it came as a surprise to many since the government and a ruling party have had a very different and hard stance on the Rohingya issue. After the Home Ministry's office denied that any such decision on the Rohingya illegal foreigners had been taken by the government, Puri backed down. तो यहाँ पर होम मिनिस्टर ने फिर क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है और इनको EWS फ्लैट्स में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बेसिकली इनको डिटेंशन सेंटर्स में ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर यही बात मेंशन की गई है, इलीगल फॉरेनर्स आर टू बी कैप्ट इन डिटेंशन सेंटर टिल देयर डिपोर्टेशन एज पर लॉ। अब हम सेकेंड न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा दशमेश पीता इन काबुल, जिसके ऊपर अटैक हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो तालिबान है तो तालिबान ने यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड किए हैं उस गुरुद्वारा को रिबिल्ड करने के लिए। तो तालिबान रिजीम फाइनेंस द रीबिल्डिंग ऑफ गुरुद्वारा दशमेश पीता इन काबुल विच वॉज ऑल बट डिस्ट्रॉयड 2 months अगो इन अ गन एंड बॉम्ब्स अटैक दैट वॉज क्लेम्ड बाई द इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस। तो यहाँ पर जो अटैक किया था ये यहाँ पर इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस ने किया था। बाकी फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अपने यहाँ पर 5 फ्रंट की बात की थी, वैसे ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी यहाँ पर 5 पॉइंट विजन दिया है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके 5 पॉइंट विजन में क्या है, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इक्वालिटी एंड सेफ्टी फॉर women एंड अ फेयर प्राइस फॉर फार्म क्रॉप्स। 106 out of 1 lakh PM 2.5 deaths in city above global median. The number of deaths attributable to PM 2.5 in Delhi is 106 out of 1 lakh people in 2019 according to the Air Quality and Health in Cities report। ये कौन निकालता है, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है बाय द हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट जो कि एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, USA में बेस्ड है। तो दिल्ली फेयर्ड बेटर विद रिगार्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल्स। तो यहाँ पर जो एनुअल एवरेज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन है वो दिल्ली में एक्चुअली कम हुए हैं फ्रॉम 33.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इन 2011 टू 25.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल है दिल्ली में वो कम हुआ है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। द WHO गाइडलाइंस फॉर एनुअल एवरेज NO2 इज 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर WHO की यहाँ पर देखें तो उसके गाइडलाइंस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी भी 25.6 है और यहाँ पर WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। फिर यहाँ पर WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। तो इस बार प्रीलिम्स 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर PM 2.5 का क्या लेवल होना चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चन आ सकते हैं। एक मेंस में भी क्वेश्चन आया था कि WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, इंडिया को फिर उसके साथ कंपेयर करना था। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पर रफ आइडिया होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर गैरीमैंडरिंग की बात की गई है। तो गैरीमैंडरिंग क्या होता है, तो बेसिकली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरीके से डिवाइड करना कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर बेनिफिट हो, तो इसी को बोलते हैं गैरीमैंडरिंग। नेक्स्ट है
can't stop parties from valid pre-poll promises, but what is valid? अब प्री-पोल प्रोमिसेस तो किए जाते हैं और वैसे भी यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि प्री-पोल प्रोमिसेस होने चाहिए। लेकिन अब कौन से प्री-पोल प्रोमिसेस वैलिड हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्री एजुकेशन हो सकता है कि ये वैलिड प्री-पोल प्रोमिस हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये कहते हो कि फ्री यहाँ पर टीवी दिया जाएगा, फ्रिज दिया जाएगा, तो ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो स्टेटिंग दैट पॉलिटिकल पार्टीज कांट बी स्टॉप्ड फ्रॉम मेकिंग प्रोमिसेस एम्ड एट फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज, क्योंकि ये आर्टिकल 38 क्लॉज 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि स्टेट को स्ट्राइव करना चाहिए टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टेट को यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ को कम करना है। तो स्टेट यहाँ पर फ्रीबीज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन कौन सी वैलिड फ्रीबीज है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। तो कोर्ट सेट देयर हैज़ टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑफर ऑफ ऑर्नामेंट्स, जैसे कि टेलीविजन सेट दिए जाते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको और रियल वेलफेयर मेजर्स में यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस द प्रॉमिस ऑफ फ्री कोचिंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते जहाँ पर आप फ्री टीवी या फ्री फ्रिज दे रहे हो। तो CJ रमना सेट ही डज नॉट थिंक वोटर्स आर लुकिंग फॉर फ्रीबीज, और उनको सिर्फ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है जिससे वो यहाँ पर डिग्निफाइड अर्निंग कर सकें। तो वोटर्स को भी यहाँ पर फ्रीबीज नहीं, बेसिकली आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, उनको जॉब्स प्रोवाइड करो, तो उनको भी यहाँ पर फ्रीबीज नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। तो चाइना का जो युआन वांग 5 बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप जो हम्बनटोटा पोर्ट पर जिसने डॉक कर रखा है, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, तो उनका यही कहना है कि हम बेसिकली मॉनिटर कर रहे हैं जो भी सिचुएशन है। तो जयशंकर हु इज़ इन बैंकॉक टू अटेंड द 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग मेड द रिमार्क्स व्हेन आस्क्ड अबाउट द डॉकिंग ऑफ द शिप एट द हम्बनटोटा पोर्ट ऑन ट्यूसडे। तो ये शिप किसकी है? चाइना की स्पाई शिप है हमारे अकॉर्डिंग, वैसे चाइना के अकॉर्डिंग ये एक सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है। अब हम चलते हैं आगे। डोवाल मीट्स रशियाज NSA डिस्कस सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम यहाँ पर रशिया से क्यों फ्यूल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि हम जो रशिया से फ्यूल ले रहे हैं उसके ऊपर यूक्रेनियन ब्लड है, बेसिकली हम एक तरीके से रशिया की वॉर को फंड कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था। तो हमने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हमारी जो यहाँ पर कैपिटा इनकम है वो $2000 के आसपास है। तो ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर इतने हाई एनर्जी प्राइजेस को बेयर कर सकती है। तो बेसिकली जो हमारे लिए बेस्ट डील होगी हम तो वही लेंगे ना। तो ना ही हम यहाँ पर रशिया के साथ ही, ना ही हम यहाँ पर यूक्रेन के साथ है, हम सिर्फ अपने कंट्री के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो इट इज़ अ सिचुएशन टुडे वेयर एवरी कंट्री विल ट्राई टू गेट द बेस्ट डील पॉसिबल फॉर इट्स सिटीजन्स, जो कि हम कर रहे हैं। हम यहाँ पर ना रशिया के साथ है, ना हम यहाँ पर यूक्रेन के साथ है। हमारे यही कहना है कि जो भी वॉर है यहाँ पर रुकनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और ये जो वायलेंस है खत्म होना चाहिए। तो हमारा स्टैंड स्टार्टिंग से ही ये रहा है। अगर हम रशिया से फ्यूल ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जयशंकर सेड इट इज़ द गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेशन एंड मॉरल ड्यूटी टू ensure that the people in the India get the best deal. Asked about the impact of buying Russian oil and India's ties with the US, he said, I do see not just in the US but including the US की यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो हमारी पोजीशन समझ रहे हैं। हमारे यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इतने ज़्यादा हाई एनर्जी प्राइजेस को बेयर कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पर जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि जो हम यहाँ पर डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ले रहे हैं रशिया से उसके ऊपर यूक्रेनियन ब्लड है, तो इन्होंने ऐसा कुछ रिमार्क कर दिया था। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट एम्स टू गेट बिग टिकट इन्वेस्टमेंट। तो एक इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है यूपी में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। वाई स्टेबल केन्या इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अब केन्या में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं, तो ये 5th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिफीट था फॉर द ओडिंगा, लेकिन वो यहाँ पर अपनी डिफीट को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। और केन्या में ऐसा बहुत बार हुआ है कि पोस्ट पोल वायलेंस होता है कि यहाँ पर जो डिफीट होता है वो मानने को तैयार नहीं होता कि वो डिफीट हो गया, फिर वो अपने यहाँ पर सपोर्टर्स को किसी तरीके से मोबिलाइज करने की कोशिश करता है, फिर सपोर्टर्स यहाँ पर वायलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये केन्या में होता रहता है, लेकिन इस बार ये केस गया है केन्या की सुप्रीम कोर्ट में, तो हो सकता है कि स्ट्रीट पर वायलेंस ना देखने को मिले। तो यहाँ पर जिनकी जो जीते हैं उनका नाम है विलियम रूतो, प्रेसिडेंट विलियम रूतो, जो कि यहाँ पर विनर हैं, और वो यहाँ पर आते हैं लुओ ट्राइब से। दिस वॉज द 5th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिफीट फॉर ओडिंगा, द 77-year-old पॉलिटिशियन फ्रॉम द पॉपुलस लुओ ट्राइब। तो ये ओडिंगा हार गए हैं जो कि यहाँ पर लुओ ट्राइब को बिलोंग करते थे, लेकिन यहाँ पर विलियम रूतो जीत चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि केन्या की क्या पॉलिटिक्स चल रही, कौन यहाँ पर जीता कौन यहाँ पर हारा, इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। फॉर एग्जांपल ये जो है ये कंट्री न्यूज़ में क्यों था, तो ये कंट्री न्यूज़ में था या नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर केन्या न्यूज़ में है, तो ऐसे में पेयर्स आपको टिक करने थे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो इसमें एलिमिनेशन भी पॉसिबल नहीं है अगर यहाँ पर पेयर वाइज ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर बात की गई है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में
4 कंट्रीज आते हैं, सीड उसका निमोनिक है, ठीक है। तो एस से सोमालिया, डी से जिबूती, ई से एरिट्रिया और ई से इथोपिया। तो 4 कंट्रीज हैं सीड, तो एस से सोमालिया, ई से एरिट्रिया, ई से इथोपिया और डी से यहाँ पर जिबूती। तो 4 कंट्रीज आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो केन्या है उसके पास यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबर है इस बार। तो 3 केन्या इज करेंटली अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो आसपास के कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पर केन्या को कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर यहाँ पर टिग्रे रीजन की बात की गई है। जो टिग्रे रीजन है वो यहाँ पर इथोपिया का पार्ट है। तो टिग्रे रीजन इथोपिया का पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हिज कॉल्स फॉर पीस इन टिग्रे व सीन एज इंटरफेरेंस। तो टिग्रे क्यों न्यूज़ में था? तो यहाँ पर वॉयलेंस हो रहा था, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई थी, इसीलिए टिग्रे भी न्यूज़ में था। तो टिग्रे पता होना चाहिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पता होना चाहिए। बाकी केन्या यहाँ पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का भी मेंबर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द डेवलप्ड कंट्री गोल। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पर यह कहा था कि जो इंडिया है वो 2047 तक डेवलप्ड कंट्री होगा। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया कि डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन क्या होती है, कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड और कौन सा कंट्री नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर एक चार्ट देखते हैं। तो कंट्री जीएनआई पर कैपिटा, तो ग्रॉस नेशनल इनकम, लो इनकम जिनकी यहाँ पर $1085 से कम है, तो उसमें आते हैं सोमालिया, अफगानिस्तान, ज़ैम्बिया। अगर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में देखें तो उसमें इंडिया आता है, और इंडिया की यहाँ पर जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो है $2170। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना हमसे अभी भी बहुत ज़्यादा आगे है। चाइना की यहाँ पर जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो है $11,890। और हाई इनकम कंट्रीज़ फॉर एग्जाम्पल यूएस की यहाँ पर जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो है $70,430। और यहाँ पर जो नॉर्वे की है उसकी है $84,090। तो अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री में जाना है तो बहुत लंबा रास्ता है, तो क्या करने की ज़रूरत है वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट ग्लोबल बॉडीज एंड एजेंसीज क्लासीफाई कंट्रीज डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन यहाँ पर कंट्रीज को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई करता है: डेवलप्ड कंट्रीज, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है। फिर यहाँ पर 2 कैटेगराइज कंट्रीज बाय इकोनॉमिक कंडीशंस यूनाइटेड नेशन यूज़ करता है वर्ल्ड बैंक का कैटेगराइजेशन, जो कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेसिस पर होता है। तो इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसके अकॉर्डिंग डेवलप्ड बनने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जो यूएन का नॉमेनक्लेचर है ना डेवलप्ड और डेवलपिंग का, वो काफ़ी कंटेस्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज़ बताकर यहाँ पर WTO में बेनिफिट्स लेता है, तो ऐसे तो हम भी डेवलपिंग बन सकते हैं। तो चाइना की यहाँ पर जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी यहाँ पर चाइना डेवलपिंग कंट्री का टैग लेकर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उठा रहा है WTO में। तो Donald Trump had criticized the categorization of China as a developing country which allowed it to enjoy some benefits in the World Trade Organization. If China is a developing country तो US का ये कहना था कि फिर हम भी एक डेवलपिंग कंट्री बन जाते हैं और WTO में हमें भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो बट वाई इज़ द यूनाइटेड नेशंस क्लासिफिकेशन कंटेस्टेड? तो यूनाइटेड नेशंस का जो यहाँ पर क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का वो यहाँ पर कंटेस्टेड क्यों है? अब कंटेस्टेड इसीलिए है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 31 डेवलप्ड कंट्रीज है, ऑल द रेस्ट यहाँ पर जो एक्सेप्ट 17 इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन सारे ही कंट्रीज इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज है। जो चाइना की पर कैपिटा इनकम है इट इज़ क्लोजर टू नॉर्वेज देन सोमालियाज। जो चाइना की पर कैपिटा इनकम है ये 26 टाइम्स दैट ऑफ सोमालियाज है, वाइल नॉर्वेज इज जस्ट अबाउट 7 टाइम्स दैट ऑफ चाइना। तो बेसिकली आप देख रहे हो क्लासिफिकेशन ही एक तरीके से यहाँ पर कंटेस्टेड है। देन देयर आर कंट्रीज जैसे कि यूक्रेन जिसकी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है $4,120, अ थर्ड ऑफ चाइनाज, लेकिन इसको यहाँ पर इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन में डाला गया है। As chart 2 shows, India is currently far behind both the so-called developed countries as well as some developing countries, क्योंकि हमारी तो ग्रॉस नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ $2,170 है, तो इसे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि हमारी जो इनकम है ना ग्रॉस नेशनल इनकम वो यहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी कम है। हाउएवर टू बी क्लासिफाइड एज अ डेवलप्ड कंट्री द एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्रीज पीपल मैटर्स मोर एंड ऑन पर कैपिटा इनकम इंडिया इज बिहाइंड इवन बांग्लादेश। चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से 5.5 टाइम्स ज़्यादा है और यूके से ऑलमोस्ट यहाँ पर 33 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा है। तो चाइनाज पर कैपिटा इनकम इज़ 5.5 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया एंड द यूकेज इज ऑलमोस्ट 33 टाइम्स। तो यूके हमसे 33 गुना आगे है। द डिस्पैरिटीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफन शो अप इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पर हम इकॉनमी वाइज बहुत आगे निकल चुके हैं, हमारा GDP हम टॉप 5 इकॉनमीज में आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी GDP पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में हमें तो लगता है कि हम GDP में बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे उस GDP को बाई पॉपुलेशन तब हमें GDP पर कैपिटा मिलता है और GDP पर कैपिटा इंडिया का बहुत ज़्यादा कम है।
अगर जीडीपी पर कैपिटा कम है इसका मतलब ये है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये देखा जाता है हेल्थ एंड लॉन्गेविटी ऑफ सिटीजन्स, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रिसीव, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो उसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते। ऑफकोर्स हमने इंप्रूव किया है लेकिन उस लेवल पर इंप्रूव नहीं किया जिस लेवल पर यहाँ पर चाइना ने इंप्रूव किया। तो चाइना का कुछ स्कोर 0.76 के करीब पहुंच चुका है, लेकिन अभी हम यहाँ पर 0.68 0.69 के अराउंड ही हवर कर रहे हैं। तो फॉर इंस्टांस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वन ऑफ द सब मेट्रिक्स इन इंडिया हैज़ गॉन फ्रॉम अराउंड 40 ईयर्स इन 1947। तो 1947 में जो हमारे कंट्री के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 40 साल थी, आज 70 साल हो चुकी है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इंप्रूवमेंट किया गया है लेकिन इंप्रूवमेंट और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वॉट इज़ द डिस्टेंस लेफ्ट टू कवर, तो यहाँ पर अभी बहुत लंबा डिस्टेंस है जो कि कवर करना है। हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन परचेजिंग पावर पैरिटी, लेकिन उसके बाद भी हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन पुअर है क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का बहुत ज़्यादा कम है। हाउ मच कैन इंडिया अचीव बाई 2047, तो अगर हम देखें तो हमें 2047 तक हम कितना अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे इंडिया के करंट लेवल पर था 56 साल पहले in the year 1966. Comparing India to China is more useful. तो China reached that mark in 2007. If India were to grow as fast as China did between 2007 and 2022, then broadly speaking, it will take India another 15 years वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर आज चाइना है। इंडिया का जो करंट HDI स्कोर है वो 0.64 है, जो कि बहुत कम है अगर हम यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें। बाई 2047 द सेंटेनरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, तो हम यहाँ पर अपना 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एटलीस्ट हाफ इट्स सिटीजन कुड जॉइन द रैंक्स ऑफ द ग्लोबल मिडिल क्लास, तो हो सकता है कि हमारी जो आधी पॉपुलेशन है वो यहाँ पर ग्लोबल मिडिल क्लास को ज्वाइन कर ले। उनके पास यहाँ पर बेटर एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी हो, हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी हो, क्लीन वाटर हो, इंप्रूव सैनिटेशन हो, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी हो, सेफ एनवायरनमेंट हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, तो ये सब तो हम एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ हार्ट अटैक वाइल एक्सरसाइजिंग, तो यहाँ पर ये राजू श्रीवास्तव हैं, तो ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, इनको हार्ट अटैक आ गया, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। माई विच ट्रायल इन कोलकाता, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऑन हिज प्लेट, तो यहाँ पर जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं तो उनके प्लेट पर क्या क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स है वो इनको करनी है, जो पेंडिंग क्रूशियल केसेस है उनके ऊपर उनको जजमेंट देना है। तो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि आपको नहीं पता है। ओवरऑल आपको ये पता होना है कि चाहिए कि जुडिशरी में रिफॉर्म्स की कौन सी ज़रूरत है। नेक्स्ट है इंदिरा मेघवाल, 9 ईयर्स ओल्ड। 4 अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ये रिकमेंड करती है कि अनटचेबल क्लासेस को यहाँ पर अलाउ किया जाएगा कि वो यहाँ पर पब्लिक वॉचिंग प्लेसेस को, इसके अलावा वेल्स को और धर्मशालास को यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक स्कूल्स को यूज़ कर सकते हैं, कोर्ट्स, ऑफिसेज, डिस्पेंसरीज जो कि यहाँ पर बिल्ड की गई हैं और मेंटेन की जाती हैं विद द पब्लिक फंड्स और एडमिनिस्ट्रेड बाई बॉडीज़ जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंट करती हैं या किसी स्टैट्यूट से बनी है। तो ये यहाँ पर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 अगस्त 1923 को रिकमेंड करती है। 4 years after this recommendation, Bhimrao Ramji Ambedkar on March 19, 1927 marched along with thousands of satyagrahis to claim water from the publicly funded and mainland Shavdar Lake, जो कि इनको अलाउ नहीं किया जा रहा था। The upper caste could not tolerate this act of defiance by the untouchable satyagrahis led by Ambedkar. अब कट टू 2022, तो 2022 में क्या होता है बेसिकली, इंदिरा मेघवाल एक दलित बॉय होता है जो कि राजस्थान के जलौर डिस्ट्रिक्ट में रहता था। तो वो यहाँ पर किसी मटकी से पानी पी लेता है, अर्दन पॉट से पानी पी लेता है, लेकिन वो यहाँ पर सो कॉल्ड सवर्ण जाति को बिलोंग करता है अर्दन पॉट, जिसकी वजह से उसके यहाँ पर जो हेड मास्टर उसको इतना मारते हैं कि उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द फाउंडिंग फादर्स ने यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम अनटचेबिलिटी को सॉर्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया था, किसी भी फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस को फॉरबिडन किया गया था एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया था। फिर यहाँ पर एक एक्ट को लेकर आया जाता है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, बाद में इसका अमेंडमेंट करके इसका नाम रख दिया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। उसके बाद यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ SC/STs एट्रॉसिटीज़ एक्ट आता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट जो कि 1989 में आता है। फिर यहाँ पर NCRB की डेटा से हमें ये पता चलता है कि मोर देन 7 लाख एट्रॉसिटीज़ हुई हैं दलित्स पर, इंक्लूडिंग 38,000 रेप्स हुए हैं दलित विमेन की पिछले 2 डेकेड्स में। तो मोर देन 5 एट्रॉसिटीज़ पर आर हैव टेकन प्लेस अगेंस्ट दलित इन द लास्ट 5 ईयर्स। NHRC ने जो रिपोर्ट पब्लिश की तो हमें ये पता चलता है कि दलित्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। तो रीज़न क्या, हमारे पास यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर रखा, इतने सारे एक्ट्स हैं यहाँ पर, प्रिवेंशन ऑफ SC/STs एट्रॉसिटीज़ एक्ट है। तो प्रॉब्लम ये है माइंडसेट, तो प्रेजुडिस जो है ना वो माइंडसेट में भरी हुई है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। तो एज हैपेंड इन द केस ऑफ इंदिरा मेघवाल, यहाँ पर जो पुलिस है उसने FIR रजिस्ट्रेशन करने से ही मना कर दिया था कि कास्ट बेस्ड एट्रॉसिटी हुई है।
तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर दलित्स ने मोबिलाइज करना शुरू किया, जिसके बाद यहाँ पर FIR रजिस्टर हुई। तो व्हाट मेक्स दलित्स वल्नरेबल इज द लैक ऑफ सस्टेनेबल लैंड ओनरशिप विद नो कंट्रोल ओवर लाइवलीहुड और कॉमन रिसोर्सेज। लेकिन जब वो यहाँ पर शहरों में आते हैं तो शहरों में एज सच ट्रेडिशनल कास्ट नॉर्म्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर उनका एजुकेशनल एडवांसमेंट हो सकता है, अवेयरनेस हो सकती है उनकी लॉ की, कि उनके पास यहाँ पर लीगल रेमेडीज अवेलेबल है जो कि वो अवेल करा सकते हैं। तो दिस एम्पावरमेंट वेयर दलित्स क्लेम जस्टिस एंड इक्वल डिग्निटी इज मैनिफेस्टेड इन एक्ट्स। जैसे कि यहाँ पर जो दलित्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो हॉर्स को राइड कर सकते हैं अपने मैरिज प्रोसेशन में, लेकिन शहरों में ये होता हुआ आपको दिख जाएगा। इसके अलावा उनको यहाँ पर मुस्टाचेस को ग्रो करना अलाउड नहीं था, लेकिन शहरों में ये भी करते हुए वो मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। नेक्स्ट, कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि डिस्कॉम्स की प्रॉब्लम क्या है, और आज यहाँ पर बताया ऑथर ने सोल्यूशन की सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इन आर प्रीवियस आर्टिकल वी प्रेजेंटेड 3 न्यू फैक्ट्स ऑन द पावर सेक्टर। फर्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्कॉम्स इज कंसिडरेबली वर्स, और यहाँ पर जो लॉसेज हैं डिस्कॉम्स के वो हैं 3 लाख करोड़ के। सेकंड, एज अ रिजल्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस है वो बहुत ज़्यादा प्रिकेरियस है, जो यहाँ पर RBI एनालिसिस सजेस्ट करता है उससे भी ज़्यादा खराब यहाँ पर कंडीशन है स्टेट के फाइनेंसेस की। फिर यहाँ पर ये बताया गया है जो डिस्कॉम ऑपरेशंस है उनको यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा फंड किया जाता है बाय द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो ये तीनों फैक्ट्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे, और कल हमने ये भी डिस्कस किया था जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है ये एक NBFC है। द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द डिस्कॉम्स हैज़ बीन अ रियल कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट। उसके लिए यहाँ पर क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक पॉलिसी है, तो यहाँ पर लेकर आए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के अंदर एक यहाँ पर स्कीम लेकर आएगी, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो इसमें ये कहा गया स्टेट्स को कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज चाहिए, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड चाहिए, तो आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाई जाएगी आपके ऊपर। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर रेगुलर रिवीजन ऑफ टैरिफ्स करना है, स्मार्ट मीटरिंग करनी है, इसके अलावा यहाँ पर जो AT&C लॉसेज है, एग्रीगेट टेक्निकल लॉसेज है, उसको आपको यहाँ पर कम करना है। तो स्टेट्स को ये कहा गया कि अगर आप ये करोगे ना तभी आपको यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द सेंटर। तो यहाँ पर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का यूज़ किया गया बाय द सेंटर। फिर ऑथर ने ये कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये चाहती है कि यहाँ पर जो लॉसेज है वो स्टेट के कम हो, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या चाहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये चाहेगी कि सबको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। द MOP हैज़ द मैंडेट टू परस्यू दोज पावर सेक्टर ऑब्जेक्टिव्स दैट आर पॉलिटिकली पॉपुलर। जैसे सबके पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, एंड इंपॉर्टेंट टू शोकेस इंडियाज रेपुटेशन इंटरनेशनली। तो अगर आप पॉपुलस के पीछे भागोगे कि यहाँ पर सबके पास एक्सेस होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तो हो सकता है कि आप ऐसे रिफॉर्म्स मत करो जिसके चलते यहाँ पर जो फाइनेंशियली वो यहाँ पर वाइबल हो सके। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों के बीच में एक डिलेमा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ऑब्जेक्टिव्स में और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव्स में। एज अ रिजल्ट द MOP हैज़ टू लेंड हायर प्रायोरिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ओवर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी देखनी है, लेकिन यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। नाउ PFC-REC जो कि एक स्ट्रेंज इंस्टीट्यूशनल बीस्ट है, ऐसा ऑथर का कहना है, क्योंकि ये एक NBFC है और ये यहाँ पर लगातार फंड्स प्रोवाइड कर रही है टू द पावर डिस्कॉम्स। On the other hand, it is also creature of the MOP zealously pursuing the government's quantity targets on excess quality and renewable capacity. Since discoms owe increasing amounts of money to PFC-REC, तो अगर यहाँ पर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी वजह से PFC और REC यहाँ पर जेपर्डाइज हो जाती है। तो PFC/REC इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। Therefore, the MOP will be reluctant to impose hard budget constraints on the discoms, जिसकी वजह से यहाँ पर moral hazard क्रिएट हो सकता है। The time has come to try something different. अब क्या यहाँ पर ट्राई करने की ज़रूरत है? द सेकेंड रिलेट्स टू सिंप्लिसिटी एज वॉज डिस्कस्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे। तो पावर टैरिफ जो है इंडिया में तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा कि सिंप्लिसिटी करने की ज़रूरत है पावर टैरिफ्स की। तो पावर टैरिफ्स की यहाँ पर सिंप्लिसिटी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स को जो भी टैरिफ है उतना ही पे कराओ। आप यहाँ पर क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्यों करते हो? तो इंडस्ट्रीज से तो आप यहाँ पर ज़्यादा टैरिफ चार्ज करते हो एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर फार्मर्स, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्रॉस सब्सिडाइजेशन को खत्म करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस सब्सिडाइजेशन शुड बी एलिमिनेटेड। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर शुड पे टैरिफ्स क्लोज टू द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग पावर्स बाय द डिस्कॉम्स। सो द प्रिंसिपल टू एम्ब्रेस हु वुड बी दैट टैरिफ रिगार्डलेस ऑफ हु इज कंज्यूमिंग पावर। तो यहाँ पर जो टैरिफ है वो सबके ऊपर आप इक्वल लगाओ। आप यहाँ पर डिवाइड क्यों करो कि फार्मर्स को कम टैरिफ देना है और वहाँ से जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज से लेंगे। अगर आप यहाँ पर इंडस्ट्री से ज़्यादा टैरिफ चार्ज करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर गुड्स बनाएंगे वो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी उस प्रोडक्ट को बनाने की। तो ऐसे में जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट में ग्लोबल लेवल के ऊपर कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। तो इफ दिस प्रिंसिपल ऑफ नो क्रॉस सब्सिडाइजेशन इज एक्सेप्टेड, वी एस्टिमेटेड दैट इंडस्ट्रियल टैरिफ्स कुड बी अबाउट ₹2 to 2.50 per kilowatt-hour लोअर ऑन एवरेज। तो इट माइट बी वर्थ एम्ब्रेसिंग अ मोर मॉडेस्ट अप्रोच टू रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? ज़्यादा
अकाउंटिंग को लेकर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो टैरिफ शेड्यूल्स है उनको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, स्मार्ट मीटरिंग करने की ज़रूरत है, एग्रीगेट टेक्निकल लॉसेस को यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है, कोई भी क्रॉस सब्सिडाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे यहाँ पर रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। इजराइल और टर्की वापस से अपने फुल डिप्लोमेटिक टाइज को रीस्टोर करेंगे। तो 4 साल पहले इन्होंने एक दूसरों ने डिप्लोमेटिक टाइज इसीलिए तोड़ दिए थे क्योंकि यहाँ पर 60 पैलेस्टीनियंस को मार दिया गया था बाय द इजराइल। अब 60 पैलेस्टीनियंस को इसीलिए मारा गया था, उस समय बेसिकली क्या हुआ था, जो यूएसए है उसने अपनी एक एम्बेसी खोली थी इन जेरूसलेम, जिसकी वजह से यहाँ पर गाज़ा पट्टी के आसपास बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा वायलेंस हुआ और यहाँ पर लगभग 60 पैलेस्टीनियंस की जान चली गई थी बाय द इजरायली फोर्सेस। और उसके बाद यहाँ पर टर्की ने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए थे, इजराइल ने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए थे, लेकिन अब वापस से ये लोग फुल डिप्लोमेटिक टाइज को रीस्टोर कर रहे हैं। हज़ारा कम्युनिटी कहाँ की है, तो हज़ारा कम्युनिटी एक मिनॉरिटी शिया कम्युनिटी है जो कि अफगानिस्तान में रहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आई ऑन हॉस्पिटैलिटी कैबिनेट क्लियर्स 50,000 करोड़ फॉर ECLGS। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए यहाँ पर एलोकेशन 50,000 करोड़ का और ज़्यादा कर दिया गया है और यहाँ पर टोटल एलोकेशन हो चुका है 5 लाख करोड़ का। एज पर डेटा बाई द गवर्नमेंट एंड बैंक्स लोन्स ऑफ अबाउट ₹3.67 लाख करोड़ पहले सैंक्शन हो चुका है और अभी 2.54 लाख करोड़ का लोन डिस्पर्स भी हो चुका है। तो ये जो स्कीम है ये यहाँ पर अनवील की गई थी MSME सेक्टर को हेल्प करने के लिए। कोविड-19 क्राइसिस आई थी, उसके बाद यहाँ पर MSME सेक्टर को हेल्प करने के लिए ECLGS लेकर आया गया था। तो इस बार जो फोकस होगा वो होगा यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर, क्योंकि जो टूरिज्म सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट था और उनको यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा। द सेंटर हैज एलोकेटेड रेजिंग द एलोकेशन अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बाई ₹50,000 करोड़ टू ₹5 लाख करोड़। एज पर डेटा बाय द गवर्नमेंट यहाँ पर लगभग 3.67 लाख करोड़ के लोन पहले से सैंक्शन कर दिए गए हैं, जिसमें से 2.54 लाख के डिस्पर्स भी हो चुके हैं और इसको इंक्रीज करके अब कर दिया गया है 5 लाख करोड़। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग और कंज्यूमिंग नेशन है US और चाइना के बाद। लो और जीरो MDR RBI सीक्स व्यू ऑन पेमेंट्स। तो जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ना वो UPI ट्रांजैक्शंस के ऊपर इसके अलावा रुपए कार्ड के ऊपर नहीं लगता है। तो अभी RBI ये सोच रही है क्या हमें MDR लगाना चाहिए रुपए कार्ड और UPI के ऊपर, तो यही एक क्वेश्चन है। तो RBI सेड इन द पेपर UPI एंड रुपए डेबिट कार्ड्स ट्रांजैक्शंस करंटली अट्रैक्ट नो MDR, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का ये डिसीजन था कि जो मर्चेंट्स हैं अगर मर्चेंट्स को ये चार्ज नहीं देना पड़ेगा तो ज़्यादा यहाँ पर एक्सेप्टेंस होगी डिजिटल पेमेंट्स की, जिसके चलते यहाँ पर UPI और रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर ये डिसीजन लिया गया था कि कोई भी MDR नहीं लगाया जाएगा। तो अब इस डिसीजन को शायद रिवर्स किया जा सकता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने क्या डिस्कस किया, तो रोहिंग्या का इशू पूरा हमने डिस्कस कर लिया कि पहले यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का ये कहना था कि हम यहाँ पर इनको शिफ्ट करेंगे EWS फ्लैट्स में दिल्ली में, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया कि हम यहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं करने वाले, ये यहाँ पर डिटेंशन सेंटर्स में ही रहेंगे, बाद में इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर हमने एक गुरुद्वारा डिस्कस किया जिसका नाम है दशमेश पीता इन काबुल, जिसको यहाँ पर तालिबान ने फंड्स दिए हैं वापस से बनाने के लिए और रिबिल्ड करने के लिए। फिर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का 5 पॉइंट विजन जो कि हमने डिस्कस कर लिया। PM 2.5 से जो डेथ्स हुई हैं इंडिया में वो यहाँ पर 106 हुई हैं आउट ऑफ 1 लाख। इसके अलावा जो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हुआ है दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए और PM 2.5 का होना चाहिए 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्री पोल प्रोमिसेस किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैलिड प्री पोल प्रोमिसेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर फ्री वाइट गुड्स नहीं दे सकते हो। फ्री वाइट गुड्स फॉर एग्जांपल टीवी फ्रिज ये सब आप नहीं दे सकते हो। फिर यहाँ पर इंडिया यहाँ पर मॉनिटर कर रहा है युआन वांग 5 का जो यहाँ पर अराइवल हुआ है हम्बनटोटा पोर्ट पर। फिर यहाँ पर गैरीमैंडरिंग क्या होता है, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस अकॉर्डिंग डिवाइड करना, बेसिकली किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करना, तो उसको ही यहाँ पर कहते हैं गैरीमैंडरिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि हम यहाँ पर रशिया से क्यों डिस्काउंटेड क्रूड को परचेज कर रहे हैं। फिर एक इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर खुला है यूपी में। तो केन्या में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो केन्या मेंबर है IORA का, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज आते हैं, तो सीड कंट्रीज आते हैं SEED, तो ये इसका निमोनिक है, तो सीड कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। टिग्रे कहाँ पर है, तो टिग्रे है इथियोपिया में। फिर डेवलप्ड कंट्री गोल, तो 2047 तक हम डेवलप्ड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमें कितना कुछ करने की ज़रूरत है। तो ऑफकोर्स जो हमारे लोअर मिडिल इनकम कंट्री में हम फॉल होते हैं, क्योंकि हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा कम है, अभी $2,000 के आसपास है, तो इसको हमें इंक्रीज़ करना है। और अगर हमें चाइना तक भी पहुँचना है, और चाइना जैसे ग्रो हुआ है, अगर उस लेवल पर भी ग्रो होना तो लगभग 15 साल लग जाएंगे उस लेवल तक पहुँचने पर जिस लेवल पर आज चाइना है। तो चाइना की ग्रॉस नेशनल इनकम 11,890 है, तो ये सब हमें करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया इंदिरा मेघवाल 9 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है SC STs को प्रोटेक्ट करने के लिए, अनटचेबिलिटी को एक
पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर सरकार बहुत सारे एक्ट्स लेकर आई, फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ SC/ST एक्ट। उसके बाद भी यहाँ पर दलित्स के अगेंस्ट क्राइम होता है, तो क्या करने की ज़रूरत है वो यहाँ पर ऑथर ने डिस्कस किया। अ मॉडेस्ट एजेंडा फॉर रिफॉर्म, तो यहाँ पर जो पावर डिस्कॉम्स को लॉसेज होते हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो पावर टैरिफ्स है ना उनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, स्मार्ट मीटरिंग करने की ज़रूरत है, जो यहाँ पर पावर लॉसेज है वो कम करने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया इजराइल और टर्की वापस अपने डिप्लोमेटिक टाइज को रीस्टोर करेंगे। फिर हज़ारा कम्युनिटी, तो हज़ारा कम्युनिटी यहाँ पर एक शिया मिनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि अफगानिस्तान में रहती है। फिर ECLGS में यहाँ पर एलोकेशन बढ़ा दिया गया है और 50,000 करोड़ का और ज़्यादा एलोकेशन कर दिया गया है और टोटल एलोकेशन हो चुका है 5 लाख करोड़ का। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग और कंज्यूमिंग नेशन है US और चाइना के बाद। फिर यहाँ पर MDR को लेकर डिसीजन लिया जाएगा, क्या MDR यहाँ पर UPI ट्रांजैक्शंस के लिए, इसके अलावा रुपए कार्ड के लिए वापस से कर देना चाहिए स्टार्ट, तो ये क्वेश्चन है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।